हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज का जो लेक्चर है वो है डीसी मोटर के टॉर्क के बारे में। यानी डीसी जो मोटर होती है उनका जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, अगर कौन से कारक को बढ़ाया जाए ताकि टॉर्क का मान भी बढ़ जाए, और गति पर टॉर्क के अंदर क्या संबंध है, तो आज अपनी चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है टॉर्क के बारे में, उनकी जो समीकरण होती है, उनके टॉर्क को हल करने की जो फॉर्मूलेज होते हैं वो परीक्षा के अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है उनके जो क्वेश्चन आते हैं जो आईटी के एग्जाम में वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके की जो समीकरण होती है वो ऑप्शन के अंदर डाली जाती है। तो आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था काफ़ी दिनों से डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर का है कि टॉपिक चल रहा था और आज अपने को क्या बात करनी है, टॉर्क के बारे में। टॉर्क को क्या बोला जाता है, बल आघूर्ण बोला जाता है। बल आघूर्ण आप लोग जानते हैं कि एक बल होता है यानी एक फोर्स होता है जिसे आप लोग जानते हैं आम भाषा में जिसे बल कहते हैं। बल और टॉर्क में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि बल और टॉर्क में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर क्या है। तो मैं बता दूं कि बल वो होता है जो सीधी रेखा में लगता है। जैसे कि ये चौक है, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया या किसी स्थान पर लेके चला गया, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अपने बल कहेंगे। और बात करें टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है कि एक त्रिज्या पर यानी एक केंद्र पर जो लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क कहते हैं। यानी अगर बात करें कि यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी हुई है, उसको मैं हटा के यहाँ पर रख दिया या इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया या इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, बल यानी फोर्स। अगर बात करूं कि मेरे पास एक मोटर है जिसकी ये वाली क्या है, शाफ्ट है, ठीक है, और ये अपने केंद्र से, इसका ये वाला क्या है, केंद्र है, यानी ये जो शाफ्ट है इसका ये वाला केंद्र है, तो ये अपनी त्रिज्या के अपने जो केंद्र पर क्या है, घूम रही है और घूम के अपने को क्या दे रही है, टॉर्क यानी बल दे रही है। इसे क्या बोला जाता है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क कहते हैं। यानी एक अपनी अक्ष पर घूम के अपने को क्या दे, टॉर्क दे, उसे क्या बोला जाता है, यानी बल आघूर्ण कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टॉर्क और बल आघूर्ण में अंतर क्या है। टॉर्क और बल आघूर्ण क्या एक ही चीज़ है। और बात करें कि फोर्स और टॉर्क दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो मोटरों के अंदर जो बल होता है वो अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोटरों में किस प्रकार का बल पाया जाता है, क्या बल होता है या टॉर्क होता है। तो क्या होता है, टॉर्क होता है, मोटरों के अंदर टॉर्क पाया जाता है। अब बात करते हैं कि टॉर्क किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे बहुत ही जरूरी है कि टॉर्क होता क्या है। तो मैं बता दूं टॉर्क क्या होता है कि मान लेते हैं आपने एक मोटर ली होगी, छोटी सी मोटर होती है जिसको अपने बात करें कि मोटर को छोड़ो, जैसे फ़ैन होते हैं, टेबल फैन हो गया या सीलिंग फैन हो गया, इसको अगर आप सप्लाई देते हैं तो आप इसका अगर हाथ लगाओगे तो ये अगर आप उससे रोकना चाहोगे तो रोक सकते हो, क्योंकि इसके अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर बात करें कि मिक्सर है, ग्राइंडर है, जिस प्रकार की जो मशीनें हैं इसके अंदर टॉर्क क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर अपने रोक भी पाएंगे तो उससे रोक नहीं, या अगर अपने शाफ्ट को पकड़ रहे हैं तो भी क्या होगा कि अपने इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे छोटी सी मोटर होती है जो उस खिलौनों के अंदर उसको अपने सप्लाई देते हैं और उसको अगर अपने को रोकने का यानी इसे प्रयास करें तो क्या होगा कि वो रुक जाती है, अगर छोड़ दे तो वो क्या चलने लग जाती है। उसमें टॉर्क क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क क्या करता है कि घुमाने का प्रयास करता है ताकि जो वस्तु पे यांत्रिक ऊर्जा चाहिए उसको क्या है कि जितनी ज़्यादा लोड लगेगा उतना ज़्यादा टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो टॉर्क होता है, अपनी जो डेफिनेशन है कि टॉर्क क्या होता है कि सबसे पहले अपनी मशीन को क्या दी जाती है, विद्युत ऊर्जा। उसके बाद में जो विद्युत ऊर्जा को जो कन्वर्ट करती है उसे क्या कहते हैं, अपने यांत्रिक ऊर्जा। ये सबसे पहले अपने मोटर की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि विद्युत ऊर्जा यानी जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो किससे जनरेट होती है। तो मैं बता दूं कि जो आपने बैक ईएमएफ नाम सुना है, तो बैक ईएमएफ क्या होता है, टॉर्क पर डिपेंड करता है। अगर बैक ईएमएफ का मान ज़्यादा होगा, टॉर्क की मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसा भी उन्होंने पढ़ा था कि अगर सप्लाई वोल्टता का मान का आधा हो जाए बैक ईएमएफ, तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा अपने जो मोटर है वो सबसे ज़्यादा क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो यहाँ पर बैक ईएमएफ का मेन रोल है, यानी वोल्टेज के अंदर क्या है, बैक ईएमएफ का मान लिया जाता है। अब आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक जो पावर होती है, पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू में क्या होता है,
आई होता है, ये सब आप लोग जानते हैं पावर ट्रायंगुलर के द्वारा। यानी पावर का मान अगर आपको निकालना है तो V को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I से, यानी धारा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा V से। तो यहाँ पर EB क्या एक प्रकार की वोल्टेज है जो क्या करती है कि टॉर्क जनरेट करने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद अपने को V का मान तो क्या है अपने पास आ गया है। अब बात करते हैं किसका मान रह गया, I का। तो आई आप सभी को पता है कि ये जो करंट ली जाती है वो ली जाती है आर्मेचर की। यानी आप सभी को पता है कि जो आर्मेचर होता है उसके अंदर धारा जाएगी। आर्मेचर क्या करता है कि बल आघूर्ण का क्या करता है, निर्माण करता है, और वही आर्मेचर घूमता है, उसमें धारा कितनी जा रही है उस पर क्या करता है, टॉर्क डिपेंड करता है। और आर्मेचर के अंदर क्या होती है, बैकएफ उत्पन्न होता है, यानी जो EB होता है और उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ EB को मल्टीप्लाई कर दूं आर्मेचर धारा से तो मुझे किसकी विद्युत ऊर्जा का मान मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आप सभी को पता है कि जो मोटर होती है, जैसे इस तरीके की मोटर है, इसकी जो शाफ्ट है इसके क्या है 360 डिग्री एंगल पे घूमेगी। तो क्या होगा कि इसका कोणीय वेग यानी सॉलिड यानी जो ओमेगा लिया जाता है, जिसे कोणीय वेग क्या होता है 2 पाई से इसे प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसकी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती है। उसके बाद में बात करते हैं कि घूम रही है तो इसकी कुछ स्पीड भी होगी, ठीक है। तो किस स्पीड में चल रही है उसका भी यहाँ पर मान लिया जाता है, यानी n। स्पीड का भी क्या लिया जाता है, मान लिया जाता है, यानी किस स्पीड पर ये घूर्णन गति कर रही है। और उसके बाद में मोटर जब घूम ही रही है तो अपने क्या प्रदान कर रही है, टॉर्क भी प्रदान कर रही है। इसलिए इसे क्या लिखा जाता है, TA, यानी आर्मेचर टॉर्क से लिखा जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि 2 पाई यानी कोणीय वेग लिया जाता है इसका, क्योंकि अपने एक अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती है। n क्या होती है, स्पीड यानी घूमेगी यानी किस RPM पर घूम रही है। उसके बाद TA यानी आर्मेचर टॉर्क। अगर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे किसका मान मिलेगा, यांत्रिक ऊर्जा का। अब आपको पता है कि EB ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। EB ज्ञात करने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि EB बराबर फाई ZNP बटे में 60 और A। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। क्या इस फॉर्मूले और एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं, EB बराबर फाई ZNP और A। क्या इन दोनों फॉर्मूलों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है आपको। यानी बात करें EB यानी फाई फ्लक्स, Z चालकों की संख्या, N क्या होती है घूर्णन गति, और P पोलों की संख्या। 60 यानी 60 क्यों लिया जाता है, यहाँ पर नियतांक है ताकि आपको अगर RPM अगर आपको यहाँ पर कैपिटल में दिया गया है N क्या होती है, राउंड ऑफ स्पीड होती है। तो N क्या आता है कि राउंड ऑफ स्पीड, इसको किस में लिया गया है, RPS में लिया गया या फिर RPM में, यानी राउंड पर सेकंड में लिया गया या फिर राउंड पर मिनट में लिया गया। तो ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अगर बट्टे में 60 लगाया गया है तो ये 60 लगाया जाता है मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए। क्यों लगाया जाता है, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए इसे लगाया जाता है। और यहाँ पर पहले से ऑलरेडी अगर छोटा n लगाया जा रहा है, तो यहाँ से पहले से ऑलरेडी में कि जो n है, जो स्पीड है वो किस में ली गई है, सेकंड में ली गई है। तो यहाँ पर जो स्पीड आती है वो आती है किस में, RPS के अंदर आती है, क्योंकि छोटा n दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो स्पीड है वो किस में है, RPM, राउंड पर मिनट के अंदर। ये चीज़ आप खास कर याद रखोगे। और मैंने यहाँ पर छोटा n लगाया गया है तो यहाँ पर जो स्पीड है वो किस में है, RPS यानी राउंड पर सेकंड में है। तो इन दोनों फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा याद रखोगे। EB ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, फाई ZNP 60A। यहाँ पर अगर अपनों ने जो बल यानी जो राउंड ऑफ स्पीड है वो किस में ली है, सेकंड में ली है। तो यहाँ पर अपने किस में लेंगे, सेकंड में ली जाती है। यानी EB ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने लिखते हैं कि फाई ZNP बट्टा के अंदर A आएगा। उसके बाद में क्या बच गया अपने पास, आर्मेचर धारा। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। यानी मैंने EB की यहाँ पर क्या रख दी, वैल्यू रख दी। उसके अंदर IA आ गया बराबर 2 पाई, फिर आएगा N और TA यानी आर्मेचर टॉर्क। अब देखते हैं किससे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी N से क्या हो गया, ये N कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, मान किसका ज्ञात करना है, टॉर्क का मान ज्ञात करना है। तो टॉर्क का मान ज्ञात करना है तो टॉर्क अपने इस साइड लेके आएंगे, यानी TA बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं होता, बट्टा के अंदर क्या होता है, एक होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ये हो जाएगा इससे। तो बात करते हैं कि ये क्या बचेगा अपने पास ऊपर, फाई ZP बट्टे के अंदर क्या आएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा 2 पाई TA। तो यहाँ आ गया, बचा क्या अपने पास A, और गुणा के अंदर क्या है अपने पास, आर्मेचर धारा।
तो ये जो समीकरण है वो है टोरक ज्ञात करने की समीकरण, यानी टी ए ज्ञात करना है तो 5Zn P बटा में 2πa इंटू में आर्मेचर धारा। तो ये जो समीकरण है वो है टोरक ज्ञात करने की। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब बात करते हैं कि ये जो समीकरण अगर आपको नहीं मिले तो एक नई समीकरण है, ये उतार लेना आप सब लोग। उसके बाद सेकंड बात करते हैं अपने कि ये वाला 2π क्या होता है। 2π के अंदर आप सभी को पता है कि 2π का मान कितना 22/7। अगर इसको 22/7 को यानी 22/7 को गुणा कर दिया जाए किससे, 2 से तो गुणा करेंगे तो जो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो मिलता है 6.28 है, 6.28। तो इसलिए जो वैल्यू है मैं यहाँ पर रखूँगा कि टी ए बराबर 5ZP बटा के अंदर क्या आएगा ए 2π की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 6.28, 2π की लिख रहा हूँ 6.28 गुणा के अंदर क्या आएगा ए बचेगा ओनली फॉर ए, गुणा में आ जाएगा आपकी आर्मेचर धारा। अब आप सभी को पता है कि ऊपर क्या होता है एक है, तो एक को जब मल्टीप्लाई भाग दिया जाता है 6.28 में तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.195, ठीक है। और 195 गुणा के अंदर क्या है आपका 5, फिर Z और P बट्टा के अंदर क्या आएगा A, गुणा के अंदर क्या आ जाएगा आर्मेचर धारा। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में पूछी जानी जो वाली जो समीकरण है वो ये वाली है कि क्या ये समीकरण किस प्रकार से संबंध रखती है। तो ये है टोरक की, यानी कुछ नहीं किया है, सबसे पहले ए बी आइए मल्टीप्लाई किया, पावर मिली 2πNT। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया था। ई बी का मैंने वैल्यू रख दी 5ZnP 60 नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड के अंदर है तो सीधा ही आएगा NPA इंटू में आर्मेचर धारा, फिर रख दिया बट्टा में एक, n से n क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं कि TA का मान ज्ञात करना है तो TA मैंने इधर रख दिया, ये वैल्यू वैसी वैसी मैंने रख दी, ये इसकी क्या थी गुणा में थी तो बट्टा में किस भाग में आ गई तो 2πA आ गया। अब 2π का मान कितना होता है 6.28 होता है तो मैंने 6.28 यहाँ पर वैल्यू रखी, बट्टा में क्या है एक बट्टा में 6.28 को मैंने भाग दिया तो कितना है 0.195 आया और 195 का 5 बचा क्या 5ZP बटा में A बचा मल्टीप्लाई IA। तो ये जो समीकरण है वो है आर्मेचर टोर्क जो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, यानी इस तरीके की समीकरण भी आ सकती है आपके पास, यानी TA आर्मेचर टोर्क। और ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी फॉर्मूला सही है। तो इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन किसी तरीके से समीकरण आपसे पूछ सकता है कि आर्मेचर टोर्क की सही समीकरण क्या है, तो ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो टोर्क होता है वो किन किन के समानुपाती होता है। ये लोग उतार लो, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। जो आर्मेचर टोर्क होता है वो किसके समानुपाती था, अभी अपने देखा था समीकरण कि TA बराबर क्या था 5ZnP बटा में क्या था A। और अगर बात करें कि इसकी अपने वैल्यू लग देते हैं पहले से 0.195 और P बटा में क्या था A था, गुणा में क्या थी आर्मेचर धारा। अब इसमें से आपको निकालना है कि कांस्टेंट कौन कौन सी राशि है, यानी नियतांक कौन कौन से हैं। तो ये वाली जो राशि है वो क्या होती है फिक्स होती है, यानी कांस्टेंट कौन कौन सी राशि है तो ये 0.195 वैल्यू क्या होती है हमेशा फिक्स होती है। 5 फ्लक्स का मान क्या होता है चेंज भी हो सकता है। जेड क्या होती है चालकों की संख्या क्या होती है फिक्स होती है। अगर आपने एक आर्मेचर 50 साल लगाकर एक आर्मेचर आपने निर्माण किया वे बाउंड का तो उसमें क्या रहेंगे 50 ही रहेंगे, उसको अपने चेंज नहीं कर सकते, तो इसी जेड आ गया। पी यानी पोल अगर आपके पास 10 पोल की मोटर है तो 10 की रहेगी, अगर 8 की है तो वो 8 की रहेगी, उसे अपने चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पोल भी क्या होगा फिक्स होगा। बट्टे में क्या होगा आर्मेचर यानी समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों अगर लेप बाउंड है तो क्या आएगा लेप के अंदर क्या आता है, लेप के अंदर ए बराबर क्या होता है P होता है, और वेव के अंदर बात करें ए बराबर कितना होता है 2 होता है। तो ये वैल्यू क्या होती है हमेशा फिक्स होती है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर फिक्स आ जाएगा। बच्चा क्या आर्मेचर धारा, तो आर्मेचर धारा क्या होती है चेंज होती है। तो ये जो भाग होता है ये सारा का सारा क्या है एक कांस्टेंट है यानी नियतांक है। अब बचा कौन कौन सा भाग है कि टोर्क आर्मेचर टोर्क है।
बराबर बचा कौन, एक तो फाई यानी फ्लक्स बचा, उसके बाद में क्या बचा, एक आर्मेचर धारा। यानी सीधी सीधी बात की जाए कि आर जो टॉर्क होता है वो किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स पर और आर्मेचर धारा पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी अगर आप फ्लक्स का मान बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, अगर आप आर्मेचर धारा का मान बढ़ाओगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा। इसके बाद में जो फॉर्मूला आता है, इसके बाद में जो आगे वाला जो फॉर्मूला आता है वो बात करें कि जो टॉर्क होता है वो अपने ये भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट गुणा में क्या आएगा, फ्लक्स का मान गुणा में क्या आएगा, आर्मेचर धारा। तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है टॉर्क ज्ञात करने का कि T बराबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर धारा। ठीक है, तो आर्मेचर जो टॉर्क होता है वो निम्न दो कारकों पर डिपेंड करता है। एक तो किस पे करता है कि टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है, और आर्मेचर धारा के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। आर्मेचर टॉर्क के दो राशियों पे डिपेंड करता है, एक आर्मेचर धारा पर और एक फ्लक्स पर यानी फील्ड फ्लक्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये था आर्मेचर टॉर्क के बारे में, आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और आप सभी को पता चल गया होगा कि जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होते हैं, फ्लक्स के और आर्मेचर धारा के। उसके बाद में मैं एक समीकरण बताना चाहूँगा आप सभी को जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। अगर आपने वो समीकरण याद रख ली तो चाहे वो सीरीज मोटर हो, चाहे संट हो, चाहे कंपाउंड मोटर हो, उनके जो अभिलक्षण होते हैं, उनके अंदर जो समानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपाती का जो संबंध होता है वो आप सभी को पता चल जाएगा। यानी जो लोड का मान, अगर मोटर पर लोड का मान बढ़ाया जाएगा तो किसका मान बढ़ेगा, तो लोड का मान बढ़ाएंगे तो आप सभी को पता है कि धारा का मान बढ़ेगा। कौन सी धारा का, आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा। लोड का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा, आर्मेचर धारा का मान। अगर आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि जो फ्लक्स होता है उसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा यानी फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ेगा, तो उसके बाद में किसका मान बढ़ेगा, टॉर्क का मान भी बढ़ेगा। और टॉर्क का मान बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि जो गति होती है वो 1 में क्या होती है, n होती है। यानी जो गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि LIFT/n, यानी लोड का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो लोड का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर धारा बढ़ेगी, आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो आपकी गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, टॉर्क होता है वो फ्लक्स के भी क्या होता है, समानुपाती होता है, और टॉर्क क्या होता है, लोड पर भी डिपेंड करता है। अगर लोड बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स भी, धारा बढ़ी तो क्या होगा, टॉर्क समानुपाती होगा, और फ्लक्स बढ़ा तो भी क्या होगा, टॉर्क समानुपाती होगा। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी डीसी मोटर के बारे में, यानी टाइप ऑफ डीसी मोटर के बारे में। और टाइप ऑफ डीसी मोटर के अंदर जो पहली जो मोटर आती है वो आती है सीरीज मोटर। तो नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे सीरीज मोटर के बारे में, यानी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।